भारत में भारत रत्न देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज की डेट में लाल कृष्ण आडवाणी यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के संस्थापकों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न दिया जाना है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। तो उसी पार्टी के मुखिया इस समय देश के प्रधानमंत्री दूसरे बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है ट्विटर अकाउंट पे, और उन्होंने बताया कि हमने लाल कृष्ण आडवाणी को फ़ोन करके भी उनको अवगत करवा दिया है। तो ये क्या होता है भारत रत्न, इसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं। साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी जिनको भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है, उनको अब हम डिटेल में भी जानेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया क्यों गया है। क्योंकि ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और राम मंदिर आंदोलन से इनका बहुत बड़ा नाता है, जो आज मंदिर बनके तैयार हुआ है। और मंदिर के उद्घाटन के बाद ही यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अवार्ड इनको दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कह सकते हैं आप। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सब कुछ बताएंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। हम भारत रत्न के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बता देते हैं। भारत रत्न के तौर पर एक ताम्र पदक दिया जाता है। पीतल के पत्ते के आकार के ताम्र पदक पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना होता है, जिसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा रहता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी, देश की आज़ादी के बाद। अब तक 48 हस्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार अभी तक मिला हुआ है। विदेशी मूल के 3 लोगों को भी यह सम्मान दिया जा चुका है। इसमें मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला शामिल हैं। यानी कि ये 3 लोग ऐसे हैं जो विदेश से यानी कि देश के बाहर के हैं। 8 अगस्त 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, लेकिन परिजन ने विरोध किया था कि जब मृत्यु स्पष्ट नहीं तो मरणोपरांत पुरस्कार क्यों। इसके बाद फैसला वापस लिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और कर्पूरी ठाकुर समेत 12 लोगों को अब तक मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। लेकिन जब हम आडवाणी जी की बात करते हैं तो आडवाणी जी तो अभी जीवित हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं, और उनके लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि उनको जीते जी दिया जाए। पिछले सालों आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल के मुखिया रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था, और उनको मरणोपरांत दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत ही दिया जाएगा 2024 में। भारत के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 यानी कि 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा के ये दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। अब तक 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। यह सम्मान पाने वाले आडवाणी 50वीं हस्ती हैं। मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं और बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा अनुकरणीय रहेगी। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले हैं। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। अब जानते हैं आडवाणी जी के
लाल कृष्ण आडवाणी जी के जन्म के बारे में और उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ था, यानी कि 8 नवंबर 1927 को जब इनका जन्म हुआ था तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था। तो जब आडवाणी जी का जन्म हुआ था तो पाकिस्तान उस समय भारत का ही हिस्सा था। तभी हमको लगता है कि इनके एजेंडे में आज भी ये है कि पाकिस्तान किसी तरह से फिर से भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान को देश के रूप में नहीं अपने देश के रूप में ही मानते होंगे। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में होम मिनिस्टर रहे, यानी कि जिस पद पर वर्तमान समय में अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उसी तरह से ये भी गृह मंत्री हुआ करते थे। वे भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। आडवाणी 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1970 से 1989 तक वे 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इस बीच 1977 में वे जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। 1977 से 1979 तक वे केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। वे 1986 से 1991 और 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1989 में वे 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए। 1989 से 1991 तक वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वे गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। आप देख रहे हैं कि लगातार 1991, 98, 99, 2004, 2009, 2014 से लगातार गांधीनगर, जो कि गुजरात राज्य का एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से लगातार सांसद बनते रहे हैं। और गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में ज़्यादा मेल मिलाप रहता है, यानी कि ज़्यादा प्रेम रहता है। 1989 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक डिप्टी पीएम के रूप में काम किए, यानी कि उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इससे पहले 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसी साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर गए थे और उन्हें यह सम्मान दिया गया था। वाजपेयी तब 90 साल के थे और अस्वस्थ थे। मुखर्जी ने प्रोटोकॉल से हटकर पूर्व प्रधानमंत्री के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित निवास पर जाकर उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। वाजपेयी के अलावा इसी साल प्रख्यात शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी के जन्म के बारे में हम बात कर ही रहे थे। हमने बात किया था कि एल.के. आडवाणी का जन्म कराची के सिंधी परिवार में 8 नवंबर 1927 में हुआ था। उनके पिताजी एक व्यापारी थे। उनके पिता का नाम श्री किशन चंद्र आडवाणी था तथा माता का नाम श्रीमती ज्ञानी देवी था। यह परिवार भारत के कराची प्रांत, जो आज के पाकिस्तान में हुआ करता है, कराची में रहने के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे में यह परिवार पाकिस्तान से मुंबई यानी कि भारत आकर बस गया था। इनके शिक्षा दीक्षा की जब हम बात करते हैं तो एल.के. आडवाणी की स्कूली शिक्षा संत पेटरिक्स हाई स्कूल कराची से हुई। फिर उन्होंने हैदराबाद के डीजी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान से भारत आने पर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। सन 1665 में फरवरी में एल.के. आडवाणी जी का विवाह कमला देवी से हुआ। इस दंपति की 2 संतानें थीं। उनके पुत्र का नाम जयंत आडवाणी तथा पुत्री का नाम प्रतिभा आडवाणी है। प्रतिभा आडवाणी टीवी सीरियल्स की निर्माता होने के साथ साथ अपने पिता की राजनीतिक क्रियाकलापों में सहायिका भी हैं। श्री आडवाणी की पत्नी हृदयघात से अचानक अप्रैल 2016 में उनका निधन हो गया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के स्वयंसेवी के रूप में की। आरएसएस एक हिंदू संगठन है। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे पहले कराची में ही आरएसएस के प्रचारक हुए और आरएसएस को अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने आरएसएस की कई शाखाएं स्थापित की। फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत आए और उन्हें राजस्थान के मत्स्य अलवाड़ भेजा गया।
1952 तक उन्होंने अलवाड़ में काम करने के बाद राजस्थान के ही भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में काम किया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आरएसएस के सदस्य होने के नाते एल.के. आडवाणी भी जनसंघ से जुड़ गए। उन्हें राजस्थान में जनसंघ के श्री एस भंडारी के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। एल.के. आडवाणी बहुत ही कुशल राजनीतिक थे। उनके कुशल नेतृत्व के चलते उन्हें जनसंघ में जनरल सेक्रेटरी का पद भी मिल गया। फिर राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए 1957 में उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। वहां उन्हें दिल्ली के जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 1967 में दिल्ली के महानगरीय परिषद चुनाव लड़े और काउंसिल नेता बन गए। राजनीतिक गुण के साथ साथ एल.के. आडवाणी में और कई प्रतिभाएं थी। 1966 में आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका में उन्होंने संपादन श्री के.आर. मलकानी की भी मदद की थी। राज्यसभा का सफर तय करने में एल.के. आडवाणी को 19 वर्ष लगे। सबसे पहले 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने। फिर जनसंघ के नेता के रूप में उन्होंने कई पद संभाले। फिर 1973 में कानपुर की कमेटी के अध्यक्ष रहे। अपनी पार्टी के प्रति और उनके उसूलों के प्रति वे काफ़ी सजग थे। अध्यक्ष के तौर पर उन्हें भारतीय जनसंघ के अनुभवी नेता बलराज माधव का कार्य ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि श्री बलराज माधव एक अनुभवी नेता होते हुए भी पार्टी के उसूलों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जिससे पार्टी की प्रतिभा खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने पार्टी के हित के लिए श्री बलराज को भारतीय जनसंघ से निष्कासित कर दिया। 1975 में इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के दौरान आपातकालीन स्थिति में कई विरोधी दल भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ गए एवं आपातकालीन स्थिति का विरोध करने लगे तथा इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। राजनीति में यूं ही आगे बढ़ते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी 1976 से 1982 तक गुजरात से राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में एल.के. आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़े। 1977 में समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल तथा जनसंघ ने मिलकर नए संगठन का निर्माण किया। राजनीति में नेताओं का पार्टी का बदलना आम बात है। इसी क्रम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगजीवन भी पार्टी बदलकर जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए। इंदिरा गांधी का आपातकालीन शासन कई राजनीतिक पार्टियों को रास नहीं आया और जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी के हाथ सत्ता आ गई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री तथा एल.के. आडवाणी सूचना एवं प्रसार मंत्री एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। फिर जनता पार्टी में एक नया मोड़ आया और कई दिग्गज एवं अनुभवी नेता ने जनता पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण किया। इस पार्टी का नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में सरकार यानी कि केंद्र में इसी की सरकार चल रही है। भाजपा इसका नाम दिया गया। आडवाणी इस नई पार्टी के वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण नेता थे। इसके बाद वे 1982 में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश से मनोनीत किए गए। हम बात करते हैं बीजेपी के उदय की, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी दोनों संस्थापक के रूप में इनका एक तरह से बीजेपी के स्थापना में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की ही अहम रोल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को नई भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। अटल जी की अध्यक्षता में पार्टी में हिंदुत्व की भावना और अधिक प्रज्वलित हुई, लेकिन 1984 में बीजेपी सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी। 1984 के चुनाव के कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के बाद सभी वोट कांग्रेस को ही मिले और बीजेपी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद अटल जी को अध्यक्ष पद से हटा करके एल.के. आडवाणी को नया अध्यक्ष घोषित किया। आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। आज भी भाजपा का राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर था और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी पार्टी के ही सरकार में प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण की मुहिम शुरू की थी। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP। बीजेपी नेताओं तथा कई हिंदुओं का यह मानना है कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ स्थित बाबरी मस्जिद के पहले राम मंदिर ही था, परंतु मुगल शासक बाबर ने उस मंदिर को तुड़वाकर मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया है और इसी विरोध में सभी हिंदू तथा बीजेपी नेता मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाना चाहते थे। इसी मुद्दे को भाजपा ने चुनावी एजेंडे में उस समय शामिल कर लिया और इसका फायदा भी उठाया। 1989 के चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुमत मिलने पर भी उसने केंद्र में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसलिए वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने अपना 86 सीटों का समर्थन देकर नेशनल फ्रंट सरकार बनाने में मदद कर दी।
1996 के चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई और इसलिए उसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया। तब सबसे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। किंतु यह जानना दिलचस्प होगा कि यह सरकार केवल 13 दिनों तक ही टिक पाई। फिर 1996 से 1998 तक दो अस्थिर सरकार, पहले HD देवगौड़ा और बाद में आई के गुजराल की सरकार आई। इसके शासन के बाद एनडीए सरकार में अग्रसर बीजेपी फिर एक बार 1998 में लौटकर वापस आती है और वाजपेयी जी ने मार्च 1998 में फिर एक बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। लेकिन 13 महीने बाद ही एनडीए से जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जिससे एनडीए सरकार मात्र 13 महीनों में ही गिर जाती है और ये बहुत बड़ा झटका वाजपेयी सरकार को लगता है। लेकिन इस सरकार को वाजपेयी ने अगले चुनाव तक संभाला और उनके साथ LK आडवाणी गृह मंत्री रहे। इसके बाद एनडीए सरकार ने 2004 तक अपने पूरे कार्यकाल में रही और इस दौरान आडवाणी जी के पद में उन्नति हुई और वे भारत के डिप्टी PM यानी कि उप प्रधानमंत्री बने। आडवाणी दिग्गज तथा दूरदर्शी नेता थे, फिर भी राजनीति में रहते उन पर कई आरोप भी लगे। उन पर हवाला ब्रोकर से रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया था। बाइज्जत बरी जिसे कहा जाता है। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी की सत्ता काफ़ी सशक्त नजर आ रही थी। इस पर LK आडवाणी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 100 से अधिक सीट नहीं ला पाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। भाजपा की हार हुई और उसे लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार वापस आ गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके थे। 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी को बीजेपी में सक्रिय भूमिकाओं में आगे किया और 2009 तक आडवाणी विपक्ष के अध्यक्ष रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें पार्टी का ही विरोध झेलना पड़ा। उनके करीबी माने जाने वाले पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, उमा भारती ने भी उनका विरोध शुरू किया। LK आडवाणी की आलोचनाओं का यह दौर खत्म नहीं हुआ। एक बार जून 2005 में वे कराची के दौरे पर गए थे, जो कि उनका जन्म स्थान है। वहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया था और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना था और इसका विरोध भी किया गया। यह बात RSS के हिंदू नेताओं के गले नहीं उतरी और RSS ने इस बयान के विरोध में आडवाणी के इस्तीफे की मांग भी कर दी थी। आडवाणी को विपक्ष के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। देश में राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा रहती है कि प्रधानमंत्री के दावेदार लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनसे यह हक छीन लिया था। मामला क्या था उस पर हम आएंगे धीरे धीरे। 2004 से 2009 तक विपक्ष के अध्यक्ष रहते हुए 2006 में LK आडवाणी ने एक न्यूज़ चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में खुद को 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया। भाजपा में इस दावेदारी का मुख्य कारण था कि वे भाजपा के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता थे। उनकी इस दावेदारी को मजबूती देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी के बाद आडवाणी ही है वे प्रधानमंत्री पद के लिए प्राकृतिक रूप से दावेदार हैं। इसी कड़ी में दिसंबर 2007 में अगले चुनाव के लिए भाजपा ने LK आडवाणी को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार घोषित भी कर दिया, लेकिन शायद आडवाणी जी की किस्मत में नहीं था प्रधानमंत्री बनना। 2009 में फिर एक बार कांग्रेस सरकार केंद्र में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं। फिर उसके बाद आडवाणी जी का दिमाग चलना शुरू होता है और देश की राजनीति में सर्वाधिक यात्राएं निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र नेता है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा। तो यात्राओं का सबसे बड़ा अनुभव आडवाणी के पास ही था और आज भी है। उनके नेतृत्व में 6 बड़ी बड़ी यात्राएं हुई जिन पर भाजपा को राजनीति में बहुत मदद मिली। यात्राओं के सफल होने का श्रेय LK आडवाणी को ही जाता है। आडवाणी को रथ यात्रा का नेता भी कहा जाता है। आडवाणी जी के अनुसार रथ यात्रा एक धार्मिक यात्रा होती है जो देश के प्रति राष्ट्रीय धर्म को जगाती है। इनकी सबसे बड़ी यात्रा वो थी जिसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया। आडवाणी जी ने अपनी सबसे पहली रथ यात्रा को नाम दिया राम रथ यात्रा। आडवाणी जी के नेतृत्व में यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 25 सितंबर 1990 से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। इस यात्रा का मुख्य मुद्दा राम मंदिर का निर्माण करना था। मैंने पहले बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर दिया गया और उसके बाद इन्हें भारत रत्न देने की बात की गई है। कोई इस यात्रा को राजनीतिक चाल समझ रहा था तो कोई इसे भारत के लिए राष्ट्र धर्म से ओत प्रोत जुलूस मार रहा था। राजनीतिक चाल मानते हुए इस यात्रा को उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह व लालू प्रसाद यादव ने
रोक दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने इस धार्मिक यात्रा को या राजनीतिक यात्रा को रोका और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका और उनका मानना था कि यह यात्रा भारत की सांप्रदायिकता को प्रभावित करती है। लेकिन इन सब बातों को भाजपा तथा उसकी रथ यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा से भाजपा बहुत ज़्यादा मजबूत हुई और 1991 के चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी रही। इसके बाद इन्होंने एक और यात्रा निकाली जिसका नाम था जनादेश यात्रा। भारत के 4 कोनों से सितंबर 1993 में यह यात्रा शुरू हुई। आडवाणी जी ने मैसूर से इस यात्रा की अगुवाई की। भारत के 14 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई यह यात्रा 25 सितंबर को भोपाल में मिली। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के नागरिक को उसके अपने धर्म को मानने से संबंधित 2 बिलों को पारित करवाना था। फिर इसके बाद इनकी एक यात्रा निकलती है जिसका नाम होता है स्वर्ण जयंती रथ यात्रा। भारत की आज़ादी की 5वीं सालगिरह के अवसर पर आडवाणी जी ने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा के द्वारा पूरे भारत में आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस यात्रा को आडवाणी जी ने मई 1997 से जुलाई 1997 तक पूरी की। इस यात्रा द्वारा देश की आज़ादी में शहीद होने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आडवाणी जी ने इस यात्रा को स्वर्ण जयंती रथ यात्रा कहा, राष्ट्रभक्ति की तीर्थ यात्रा कहा, नाम दिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना था और आज भी आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमेशा राष्ट्रवाद का मुद्दा खेलती रहती है। एक यात्रा इनकी आती है भारत उदय यात्रा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान देश की कई क्षेत्र में उन्नति हुई, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इस कारण आडवाणी ने भारत उदय यात्रा निकालते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय भारत का उदय हुआ है और इस यात्रा द्वारा भारत की उन्नति का जश्न मनाया गया। यह यात्रा मार्च 2004 में आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक और यात्रा निकाली 2006 में, भारत सुरक्षा यात्रा। मार्च 2006 में वाराणसी के हिंदू तीर्थ स्थान पर बम धमाके हुए थे। इसके बाद भाजपा सरकार ने केंद्र में बैठी कांग्रेस को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार ने देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और इसी के विरोध में आडवाणी ने 6 अप्रैल 2006 से 10 मई 2006 तक भारत सुरक्षा यात्रा निकाली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक पर राजनीति, प्रजातंत्र की रक्षा तथा महंगाई के प्रति सजग करना था। एक और इनकी यात्रा आई जन चेतना यात्रा। भाजपा के नेता श्री जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली बिहार से शुरू हुई यह जन चेतना यात्रा की अगुवाई LK आडवाणी ने अक्टूबर 2011 से की। कांग्रेस सरकार के दौरान देश में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में यह यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा बहुत ही बड़ी एवं सफल साबित हुई। इसमें दिल्ली के रामलीला मैदान पर भाजपा तथा NDA के कई नेता शामिल हुए। आडवाणी जी की इस यात्रा को उनकी सबसे सफल यात्रा बताई गई। इनके राजनीति में बुरे दौरों की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया कि 2009 चुनाव हारने के बाद LK आडवाणी ने पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए रास्ता साफ कर दिया और पार्टी में ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए। 2009 में सुषमा स्वराज भाजपा की ओर से लोकसभा में विपक्ष के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 2014 के लिए प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, इन्हें नरेंद्र मोदी की सभी मुहिमों में प्रबल दावेदारी एवं भागीदारी रही और इस पर आडवाणी जी ने नाराज होते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई पहले जैसे पार्टी ही नहीं रही। यानी कि नाराजगियां इन्होंने अपनी जाहिर की थी उस समय जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया था। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में मामले सामने आए थे। इसके बाद 11 जून 2013 में आडवाणी जी ने भाजपा के सभी पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ समिति ने 11 जून 2013 को इस्तीफा अमान्य करते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आडवाणी को आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, पार्टी को हमेशा ही आडवाणी जैसे दिग्गज अनुभवी नेता की आवश्यकता रहेगी। फिर इनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। मार्गदर्शक मंडल होता क्या है? जो पार्टी में विभिन्न मामलों में अपने राय विचार देती है और इसको पार्टी माने या ना माने वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। 2014 में LK आडवाणी को भाजपा संसदीय बोर्ड से निकालकर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। इस मंडल में आडवाणी के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी तथा मुरली मनोहर जोशी को भी शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से हमने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जाना कि उनका क्या राजनीतिक सफ़र रहा और इस प्रकार से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनकर प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर 2019 में चुनकर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार खड़े हैं। और उन सर्वे की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के लिए भारत के सभी योग्य उम्मीदवारों में से सबसे आगे, सबसे लाइन में सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जितनी भी नाराजगियां थी इन सबको दूर करते हुए अब उन्हें भारत रत्न से जब सम्मानित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। जो अटकनें लग रही थी, जो विपक्ष का आरोप था कि लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी दरकिनार करती है, उनके विचारों को सम्मान नहीं देती है, यानी कि बहुत सारे आरोप लगते हैं जो विपक्ष के नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। तो अब उन आरोपों पर लगाम लग जाएगा, क्योंकि अब इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी कहा जाए तो रिटायरमेंट भी हो जाएगी राजनीति से, क्योंकि इस सम्मान के बाद अब उन्हें राजनीति करने की ज़रूरत ही क्या होगी। तो खैर, बुजुर्ग हो चुके हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं और अपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो सौभाग्यशाली में से एक हैं जो जीवित रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किए, जबकि कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत ये लोग भारत रत्न प्राप्त किए हैं। सुभाष चंद्र बोस की हमने बात बताई कि सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात जब की गई थी तो उनके परिवार ने इस रत्न को लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जब स्पष्ट ही नहीं हुई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो ये हम कैसे लें, यानी कि अभी उनका परिवार उनको जीवित मानता है या जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी डालिए, जिससे कि हम समझ सकें कि आप क्या सोचते हैं हमारे आर्टिकल्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।